दोस्तों, देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग अलग अलग लाइंस बनाते हैं, कैसे रिडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास आई थिंक ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ H एटम इज X। हाइड्रोजन एटम के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो है X। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हमने सॉल्व कर लिया था नहीं, इसलिए मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, डेल्टा ई मैक्सिमम होगा और डेल्टा ई मैक्सिमम होगा इन्फिनिटी टू 1 के लिए होगा। तो देखो इसके लिए आप 1 अपॉन लेमडा लगाओगे, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो गया 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर, और एक्चुअली जो लेमडा है वो उसने एक्स बोला है, तो एक्स की वैल्यू 1 अपॉन आर है। ऐसा बोल दो आर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, जैसा भी आप बोलना चाहो आप, ये 1 अपॉन आर एक्स है, जो भी होगा। अब आप आ जाओ यहाँ पर, फिर बोल रहा है बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। फिर से वही हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इस बार बामर सीरीज, और बामर की कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन। तो देखो आप जानते हो बामर के लिए ग्राउंड स्टेट 2 होती है और फर्स्ट लाइन के लिए N2 हो गया 3। अब 1 अपॉन लेमडा बामर जो है वो कितना बनेगा, R इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। देखो R इंटू ये बन गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, ये बन गई 5R/36। देखो लेमडा बामर जो है तो वो बन जाएगा 36/5R। R को 1 अपॉन R लिख लो, इसके लिए x है, ये बन गया 36x/5 है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। चलिए अब स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करते हैं, एक और पार्ट पढ़ के, और भी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बाद में कराऊंगा अगले लेक्चर। आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद उनको लेकर मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं विद कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर आप फोकस करना। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो उसकी मर्जी से आता है। ठीक है, तो जब भी किसी हायर स्टेट, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को n = 5 पर भेजा, देखो 5 बीच में 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो आप नॉर्मल वैसे भी काउंट कर सकते हो, ऑल्दो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, बट नॉर्मल भी आप काउंट कर सकते हो। भाई 5 से 1 आने के कितने तरीके हैं। अब यहाँ पर ना आपके पास 2 पॉसिबल केस होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसमें रटने वाली बात नहीं है, आपको समझने की बात है। कि अगर आपके पास सिर्फ एक एटम हो, लेट्स से आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक केस तो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो एक केस और बनाते हैं, दोनों केस एक साथ डिस्कस करते हैं पैरेलली, तो आपको आई होप ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी चीज़ें ना। बाद में तो फिर क्या होता है ना, एक फॉर्मूला जब आपके दिमाग में छप जाता है तो फिर आप उसी के अराउंड घूमते रहते हैं। ये मेरे पास केस है, जब मेरे पास एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है और अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, और एक आपके पास केस है सैंपल कंटेनिंग मेनी हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, दोनों ही केसेस। यहाँ पर भी हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। चलो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही एटम है, एक से ज़्यादा एटम नहीं है, मतलब एक एटम रखा हुआ है, आप उसका स्पेक्ट्रम बना रहे हो।
तो आप देखो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन 5 नंबर पर प्रेजेंट है। अब 5 से ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट पर तो आना ही है इसको। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 5 से 1 आने के कितने तरीके, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ये बारीकियां हैं जो आपको खुद से समझनी चाहिए वैसे तो, पर मैं बता रहा हूँ और आपके बहुत काम में आएगी। भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन जो 5 पर बैठा हो 5 से 4 आ सकता है, आ सकता है। 5 से अगर वो 4 आ गया तो 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 या 4 से 3 फिर 3 से 2, बहुत सारे तरीके उसके पास, ठीक है। तो एक बार 5 से 4 आ गया मान लो, तो 5 से 4 आ गया तो देखो फिर 4 से 3 जा सकता है, ठीक है। या फिर आप देखो यही इलेक्ट्रॉन 4 से सीधा 1 पे भी जा या 2 पे भी जा सकता है। अब मेरी बात समझना एक बार आप, अगर ये इलेक्ट्रॉन 4 से 2 चला गया, 4 से 2, अब ये दोबारा ऊपर नहीं जा सकता, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अगर ये 4 से 2 चला गया तो अब 3 से 2 का ट्रांजिशन खत्म है, वो पॉसिबल ही नहीं। समझो मेरी बात को, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 5 से बनाना है, एक ही बार नहीं चल सकते। आप समझो आप 5th फ्लोर पे हो, आपको 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पे आना है। सो 5th से 1st फ्लोर पे आप अकेले हो और कोई है ही नहीं, आपको आना है, तो आप 5th से क्या करोगे, 4th आओगे। अब अगर आप 4 से सीधे 2 पे चले गए तो आपने 3rd फ्लोर स्किप कर दिया, मतलब आप 3 से 2 नहीं आ सकते हो ना। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? अगर आप 4 से 2 सीधे आ गए तो आप 3 से 2 नहीं आ सकते, वो ट्रांजिशन आपका ब्लॉक हो गया। फिर आप 2 से 1 जा सकते हो, या आप चाहो तो आप 4 से सीधे 1 चले जाओ। अगर आप 4 से सीधे 1 चले गए तो फिर आप 4 से 3 नहीं जा सकते, 4 से 2 नहीं जा सकते, 3 से 2 नहीं जा सकते, 3 से 1 नहीं जा सकते, 2 से 1 नहीं जा सकते, क्योंकि आप 4 से सीधे 1 पे आ चुके हो। तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आपके पास लिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो मैं आपको मैक्सिमम लाइंस गिनाता हूँ, पहले तो मैक्सिमम लाइंस, उसके बाद जितनी भी लाइंस आप गिन सकते हो सब उससे कम होगी। तो ध्यान से समझना कि मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, मैं सारे फ्लोर कवर करता हूँ। मैं 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 जाऊँ। बताओ टोटल कितने लाइंस है? 4। तो मेरा कहना यह है कि जब आपके पास सिर्फ एक एटम होगा, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये 4 लाइन बना सकता है 5 से 1 के बीच में आते हुए। इसको बोल दो N2, इसको बोल दो N1। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो होगी N2 माइनस N1 के बराबर, सिंगल एटम के लिए। कितनी हो गई देखो, 5 माइनस 1 4, 4 लाइन थी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ सिंगल एटम। ठीक है, अब आप और लाइंस कोई सी भी गिन लो, इससे कम ही आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। जैसे बताओ, आप बोलोगे ऐसा, देखो मैं तो बोलता हूँ पहले 5 से 4 जाए, फिर 4 से 2 जाए, तो देखो सिर्फ 2 से 1 ही जाएगा, फिर 2 से दोबारा 3 जाने से रहा। देखो कितनी लाइंस आई, 1 2 3। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। 4 से ज्यादा नहीं आ सकती। आप कोई सा भी तरीका इस पे लगा के देख लो, ये आपको समझना होगा। कोई सा भी तरीका देख लो, कहीं से कहीं आ जाओ, 4 से ज्यादा लाइंस आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए इधर बात करते हैं। इधर आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, बहुत सारे। तो बहुत सारे जब हाइड्रोजन एटम होते हैं तो क्या होता है, मान लो किसी एक एटम में 5 से 4 गया या 5 से 2 गया सीधा, तो किसी दूसरे एटम में वो 4 से 2 आ सकता है, किसी और एटम में वो 3 से 1 आ सकता है। उस केस में यहाँ हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 2 आ गया तो बीच में और कहीं नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक नहीं, आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उनमें कोई एक एटम 5 से 1 आ रहा होगा, किसी दूसरे एटम में 5 से 4 जा रहा होगा, फिर 4 से 1 आ रहा होगा, किसी और एटम में वो 5 से 3 जाकर फिर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी काउंट होगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था तो उस पर रिस्ट्रिक्शन था। तो अब ध्यान से देखें, मैं सीधे काउंट करता हूँ, पहले 1 पे आने वाले। देखो 5 से 1 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है ना। फिर देखो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से 2 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से सीधा, इस कलर को हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से सीधा 3 आ सकता है, या फिर 4 से 3 आ सकता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से 4 आ सकता है। ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एटम हैं तो किसी एक एटम में ये ट्रांजिशन होगा, किसी में दूसरे में ये, किसी तीसरे में ये, किसी चौथे में ये, किसी पांचवें में ये। इस तरह से आपके पास अलग अलग एटम्स में ये अलग अलग ट्रांजिशंस हो रहे होंगे ना। तो गिन लो, 4 लाइन यहाँ, 3 7, 2 9 और 1 10, टोटल आपको 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है। तो ये 2 केस आपको देखने आने चाहिए।
ये तब है जब आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, एक सैंपल है पूरा का पूरा। ये तब है जब आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है उसके। तो देखो इसको भी हम फॉर्मूले में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन, लगा के देखो N2 के लिए 5 तो 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। देखो 4/2 इज 2, ये बचा 5, 5 2 = 10, टोटल आपको 10 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, अगर कोई कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं, तो अब ये वाला केस मानकर चलोगे कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, और अगर उसने क्वेश्चन में साफ साफ यही बोल दिया कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होगा हायर माइनस लोअर, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस है। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, बट हाँ 95% टाइम्स आपको यही फॉर्म यूज करना है। एक चीज। दूसरा आप यहाँ पर लाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक सीरीज भी निकाल सकते हो। लाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक सीरीज, किसी स्पेसिफिक सीरीज में जो लाइंस बिलोंग कर रही है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला बनता है N2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे मान लो आपको यहाँ पर लाइमन की लाइंस निकालनी है। बताओ लाइमन की लाइंस कितनी होगी? 5 माइनस लाइमन की ग्राउंड स्टेट होती है 1, 4। मान लो आपको बामर की लाइंस निकालनी है, बामर की, तो बामर के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है? n = 2, तो 3 लाइंस हो गई। पाश्चन की लाइंस क्या होती है? 5 माइनस 3 = 2, ब्रैकेट की लाइन होती है 5 माइनस 4, दैट इज 1। बोलो समझ में आ रही है आपको बात? तो इस चीज पे आप फोकस करें। ये आपके पास अलग अलग सीरीज की लाइंस होती हैं, और ये टोटल ऐड कर दो तो आपको सारी लाइंस मिलेंगी। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, जिनमें से ये 2 आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ये एक स्पेशल केस है जब आपके पास सिर्फ एक एटम हो या एक इलेक्ट्रॉन हो उसके, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ तो देखो बहुत सारे एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तब आप ये फॉर्म लगाओगे। एक बार अच्छे से इन फॉर्मूलेस को देख लो, फिर मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चन कर देगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गर्मी है ना, थोड़ा सा ही चलाते हैं, चलो थोड़ी आवाज़ आएगी आप लोगों को। और ये देखें क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 डिफरेंट लाइंस, कैलकुलेट लैम्डा। क्या कह रहा है ये कि हाइड्रोजन एटम्स, देखो लिखा हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट, एटम्स लिख लेना, और पर हाइड्रोजन एटम्स थे जो अपनी ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इनके ऊपर कोई लाइट आकर गिरी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दी, ठीक है। अब इस एनर्जी को लेकर ये किसी हायर स्टेट में चले गए N2 में। ग्राउंड स्टेट में थे तो N1 तो आपको पता है 1, और किसी हायर स्टेट में चला गया N2 में। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जब वो N2 से ग्राउंड स्टेट 1 पर लौट कर आया, उस प्रोसेस में इसने 15 डिफरेंट लाइंस एमिट की। तो आप देखो हमने फॉर्मूला सीखा है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 15 हो गई, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो N1 की वैल्यू 1 है तो ये बन गया N2 माइनस 1 इंटू N2 माइनस 1 प्लस 1 इज N2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15। देखो इसको इधर भेज दो, N2 इंटू N2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई 30 को आप 6 इंटू 5 लिख सकते हो। देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ से आया है? वो 6 से 1 पर आया है। तो 6 से 1 पर आने के लिए आपको वेवलेंथ निकालनी है। अब आप चाहो तो डेल्टा ई निकाल के hc/λ लगा सकते हो, या आप चाहो तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगा लो। बताओ 1/λ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो देखो 1/λ, r की वैल्यू तो आप जानते हो 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं। ये अगर आप मीटर में लिखो तो 10⁷ मीटर इनवर्स बन जाएगा। z हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, 1/1² माइनस 1/6²। इसको आप सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में मिलेगी, उसे आप वापस से एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो ना। ये काम तो आप कर ही सकते हो, बात है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिखा हुआ था कि हाइड्रोजन एटम्स हैं
एनर्जी लेकर ऊपर गए, ऊपर से वापस नीचे आया तो उसने क्या करा, कुछ वेवलेंथ एमिट की, इनका नंबर था 15 स्पेक्ट्रल लाइंस क्या की एमिट की, और वहां से हम लोगों ने हायर स्टेट की वैल्यू निकाल ली और फिर रेडबर्ग फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पर वेवलेंथ कर सकते हैं। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, कंसीडर He प्लस आयन इन एक्साइटेड चलिए consider one He plus ion in excited state n equal to 5. Which of the following observation will hold true as per the Bose model? तो आप n equal to 5 से आप आ रहे हो, ठीक है। Which of the following for the Bose model 10 emission spectral lines will be seen, ठीक है। n equal to 5 से आप n equal to 1 तक लॉट कराओ, ठीक है। तो 5 से 1 आने में टोटल कितनी लाइंस एमिट होती है। अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ आपकी भावनाओं से खेलना क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा ये सही है। देखो कंसिडर 1 He प्लस आयन, सिर्फ आपके पास एक He प्लस आयन है। एक He प्लस आयन के लिए फॉर 1 He प्लस आयन बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी, मैक्सिमम 5 माइनस 10, इसका आंसर है। कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी नीडेड इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई He प्लस आयन है, He प्लस आयन को आपको आयोनाइज करना है। अगर वो n इक्वल टू 5 में है तो हम 5 में बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो 5 से ही निकालना है इलेक्ट्रॉन आपको। बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -13.6 इंटू जेड, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर यानी 25। जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है। अच्छा, ये तो आप जानते हो 1/25 होता है 0.04, 4/100 है ना। तो देखो इसे आप 0.04 लिखोगे तो 4/100 हो जाएगा, सॉरी है ना, 4/25 है। इस वाले के पास ले सकता हूँ, देखो -13.6 इंटू 4 इंटू 0.04 1/25। देखो ये बन गया 0.16। 13.6 को 0.16 से मल्टीप्लाई करो, 36 3 17 3 81 631 तो 6 2.176 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस फिफ्थ शेल की एनर्जी होगी -2.176 वोल्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से निकाल के इनफाइनाइट पे भेजूँ तो बताओ एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, 2.176 वोल्ट। बताओ क्या है, लेस देन 2 वोल्ट है, नहीं। द लॉन्गेस्ट एमिटेड वेवलेंथ इज लेस देन 10/r। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो डेल्टा ई मिनिमम होगा। देखो आप बात करो बोर्स मॉडल की, है ना, n इक्वल टू 5 और 4 के बीच में सबसे कम गैप होगा, फिर 3 का गैप और बड़ा, फिर 2 का और बड़ा, फिर 5। यानी आप 5 से 4 के गैप की बात कर रहे हो। तो 5 से 4 के लिए वेवलेंथ निकालो, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर, वो है 4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 5। तो ध्यान से देखें, ये बन गया r इंटू 16। देखो 1/16 1/25, एलसीएम आ गया 16 इंटू 25। 25 माइनस 16 हो गया 9, 60 से 16 गया। देखो लैम्डा की रह जाएगी 25/9 r आ जाएगा। अब 25/9 कितना हो गया, 9 2 जा 18, ठीक है। 7 बचा पॉइंट, 9 7 जा 63, 2.7/r। तो लॉन्गेस्ट एमिटेड वेवलेंथ लेस देन 10/r। तो देखो ये जो वैल्यू है, हाँ ये 10/r से तो छोटी ही है। लॉन्गेस्ट एमिटेड वेवलेंथ इज लेस देन 10/r। बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है ना अपनी। 16 गया 16 25 माइनस 9/16 25 ठीक 16 गया, लैम्डा की लगी 25/9r और ये वैल्यू 10/r से तो छोटी ही है। द लॉन्गेस्ट एमिटेड वेवलेंथ इज लेस देन 10/r। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 5 से 4 ही होगी क्योंकि एनर्जी गैप आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है। एक तो मुझे ठीक लग रहा है, डी लिखा हुआ है, देख लेते हैं शायद। इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन 6 एंगस्ट्रॉम।
इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर प्रेजेंट है 5 पर, तो इसके लिए रेडियस निकालो, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी 25/z, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो और 25/2 है 12.5, 12.5 एक बार के लिए इसको 0.53 लिख लो आप, तो 5 1 37 2 62 5 2 6.625, हाँ 6 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है, तो ये भी सही है। एक सी ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट एमिटेड वेवलेंथ इज लेस देन 10/5 से जब वो 1 आ रहा है, अरे हाँ 5 से 1 आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो 5 से 4 आ सकता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, जो शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप है वो 5 से 4 है। इसके लिए अगर मैं लैम्डा निकालूं तो 1/λ r इंटू z, अरे हाँ ये गलती कर दी मैंने, सॉरी, देखो दिख रहा है ना आपको, ये 4 स्क्वायर कर दिया, 2 स्क्वायर हो गई, 2 स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है ना, ये गलती हो गई भाई मुझसे, मैं भी देख रहा हूँ, ये 4 हो गया, तो ये 4 से 4 टाइम्स ही कैंसिल होगा, तो 20 इंटू 4 हो गया 100, तो भाई देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है 100/9r, और अब ये वैल्यू 10r से 10/r से बड़ी है, ये गलती कर रहा था, तो ये भी आ समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आपकी सोचने की एबिलिटी को, आपकी एनालाइज करने की एबिलिटी को ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। आप देखें ये एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है ना। अ सैंपल ऑफ H atoms containing all the atoms in some excited state is irradiated with light of wavelength lambda, ठीक है, and atoms get re-excited to further higher orbit on removing the light source। ये कह रहा है कि एक सैंपल था हाइड्रोजन एटम्स का, यानी बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स थे, तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स थे और वो पहले से ही किसी एक एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट थे N2 में, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस इरेडिएटेड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपने लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिराई। लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिराने पर एटम्स गेट री एक्साइटेड टू फर्दर हायर ऑर्बिट, तो वो किसी और हायर ऑर्बिट N3 में चले गए, ठीक है ना। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं भी और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मैं बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, यहाँ कोई पढ़ाने वाली बात नहीं होती, यहाँ आपको एनालाइज करना था सिचुएशन को। एटॉमिक स्ट्रक्चर लोगों को सिर्फ इसलिए डिफिकल्ट लग जाता है कि वो इन क्वेश्चन से डील नहीं कर पाते, ये बहुत आसान होते हैं, लैंग्वेज के ऊपर आपको फोकस करना होता है, ठीक है। N2 से N3 चले गए, अब क्या है, आगे बढ़ो, देखो गेट री-एक्साइटेड टू फर्दर हायर ऑर्बिट ऑन रिमूविंग द लाइट सोर्स एटम्स डी-एक्साइट टू ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन वापस कहां पर आ रहा है, n = 1 पर। अब यहाँ आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो देखो एमिशन स्पेक्ट्रम thus obtained consists of 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो भाई साहब आपको पता है कि N3 से जब N1 आया तो 10 लाइन निकली है, तो देखो N3 - N1 into N3 - N1 + 1 upon 2 is equals to 10। तो यहाँ से देखो N3 into N3 - 1 के लिए अगले 10 into 2 20, जिसे आप 5 into 4 लिख सकते हो। तो बताओ N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी N3 की वैल्यू। बोला आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है आउट ऑफ द 10 स्पेक्ट्रल लाइंस 7 लाइंस हैव वेवलेंथ्स स्मॉलर देन द इंसिडेंट लैम्डा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखना है ना, बहुत ध्यान से समझना। आपको इतना पता लग गया कि जो ऊपर वाली स्टेट है वो 5 है और जो नीचे वाली स्टेट है वो 1 है, और ये हम देख भी चुके हैं 5 7 के बीच में 10 लाइन टोटल बनती है, ठीक है। तो आप देखो 5 7 के बीच में 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1। अब आपको यहाँ पे केसेस बना बना के स्टडी करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि जो 10 लाइन थी, 10 लाइन उनमें से 7 लाइन जो है वेवलेंथ स्मॉलर देन इंसिडेंट लैम्डा, 7 लाइंस का लैम्डा इससे कम है, ठीक है। सो इफ लैम्डा ऑफ 7 लाइंस इज लेस देन द इंसिडेंट लैम्डा यानी इंसिडेंट वेवलेंथ, that implies energy gap of 7 lines is higher। ठीक है, फिर कह रहा है
while only two of them have wavelength longer than the incident wavelength। इसका मतलब एक की तो सेम ही है, तो 7 की एनर्जी गैप ज्यादा है, 2 का एनर्जी गैप कम है और 1 का एनर्जी गैप बराबर है। अब देखो 5 से 1 के बीच में 4, 3, 2 तीन लेवल हो सकते हैं, आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो पहले 4 चेक करते हैं। भाई 5 से मान लो इलेक्ट्रॉन 4 पे रहा होगा, तो जब 4 से 5 गया होगा तो 5 से 4 वापस आएगा, ये तो हो गया बराबर, यानी लैम्डा वाली वैल्यू जो इंसिडेंट हुई थी। अब बाकी सारे गैप इससे बड़े हैं, चाहे वो 5 से 3 हो, चाहे वो 4 से 3 हो, चाहे वो 3 से 2 हो, तो वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 7 लाइंस के गैप ज्यादा होने चाहिए और 2 के कम होने चाहिए। मिनिमम गैप तो यही है, मिनिमम गैप तो यही है, इससे कम तो और हो ही नहीं सकता। तो 4 यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब चलो और आगे चलते हैं। हम आते हैं 3 पर। अगर हम 3 पर हैं तो देखो 5 से 3 तो वो लैम्डा हो गया। अब 5 से 3 का गैप है, तो देखो 5 से 3 के गैप से अगर आप देखोगे तो 5 से 4 का गैप भी इससे छोटा है। छोटे गैप को मैं ब्लू से बना लेता हूँ। 5 से 4 का गैप इससे छोटा और 4 से 3 का गैप भी इससे छोटा है। ठीक है, तो ये देखो ये लैम्डा है, तो लैम्डा 5 से 4 और लैम्डा 4 से 3। ये गैप छोटे हैं तो इनकी वेवलेंथ बड़ी होगी। तो देखो 2 वेवलेंथ इससे बड़ी है। ठीक है, एक वेवलेंथ बराबर है, बाकी की 7 वेवलेंथ हैं वो इससे छोटी आएंगी, मतलब 7 एनर्जी गैप इससे ज्यादा आने चाहिए। तो आओ देखते हैं आते हैं क्या। तो देखो 5 से 1 का गैप इससे बड़ा है, 5 से 2 का गैप भी इससे बड़ा है, 5 से 3 तो आ ही चुका है। 4 से 2 का गैप भी इससे बड़ा है, 3 से 2 का गैप भी इन दोनों गैप से बड़ा होगा, है ना। और इस वाले गैप से देख लो 5 से 3 का गैप जो है उससे बड़ा होगा 3 से 2 का गैप। वो आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो हाइड्रोजन आइटम के लिए, आपको पता है वैल्यू में लिखवाई भी थी। ये होता है -13.6, ये होता है -3.4, ये होता है -1.51, ये होता है -0.85, ये हो गया -0.5। आप निकाल लो गैप 1.31 से 0.54, 1.51 से 0.9 के आसपास आएगा, 0.89 के आसपास, और ये गैप होता है 1.89। ये आपने सीखा हुआ है, ये गैप भी बड़ा है। अच्छा 4 से 1 का गैप तो है ही बड़ा, उसके अलावा आपसे 3 का 1 का गैप भी बड़ा है और 2 से 1 का है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ऐसी हैं जिनका एनर्जी गैप इस वाले से ज्यादा है, 2 लाइंस ऐसी जिनका इससे छोटा है। कर सकते हो ना, दैट मीन्स वो नंबर अपना 3 होगा। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन n = 3 में था, फिर वो 5 में गया होगा और वापस। दोबारा करें इस क्वेश्चन को, ये बहुत समझना आपके लिए जरूरी है कि 7 लाइंस का एनर्जी गैप इस वाले गैप से ज्यादा, जहां था भाई 3 से 5 गया और 5 से 3 आया, वो गैप तो लैम्डा ही रहेगा, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा 7 लाइंस आई है वो कहां से आई है, वो आपको यहाँ समझ में आ गया। इसे दोबारा ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोह्रस एटॉमिक मॉडल, जिसको आपको पढ़ना होता है, जिसको आपको यूज करना होता है। रेडियस के फॉर्मूले, वेलोसिटी के फॉर्मूले, ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूले, फिर कैसे यहाँ पर लाइंस बनती हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अब हम सीख रहे हैं बोर्स मॉडल के फेलियर, मतलब ड्रॉबैक्स बोल दो, फेलियर तो मत बोलो, फेल तो नहीं हुआ था। हेडिंग डालें आप लोग नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक बोर एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है ये आपको देखना है। तो बहुत छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं। देखो सबसे पहला तो है ही, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, पर 2 इफेक्ट होते हैं, आपको नाम से ध्यान रखने चाहिए। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेक्ट्रल लाइंस
splitted into more finer lines, and this phenomena is known as Stark effect and Zeeman effect रेस्पेक्टिवली। तो आप ये देखें, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना था। भाई बोहर ने क्या कहा? बोहर ने ये कहा जब इलेक्ट्रॉन n = 3 से लेट्स से n = 2 पर आएगा तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, लेकिन जैसे आपने स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यही लाइन क्या हो गई थी और छोटी छोटी लाइंस के अंदर स्प्लिट हो गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर स्प्लिटिंग हो रही है तो उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर स्प्लिटिंग हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। तो ये दोनों ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? भाई आपने बोला ना थर्ड शेल से सेकंड शेल आ गया, अब और लाइंस क्यों बन रही है? क्यों बन रही है और लाइंस? और लाइंस जो बन रही थी वो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो दो शेल्स हैं इनके अंदर भी कुछ और एनर्जी लेवल्स हैं जो आपने सीखे हैं, जिन्हें आप सबशेल्स बोलते हो। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बोहर मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे मैं लिख देता हूँ कि दिस splitting is actually, this splitting represents the presence of subshells of different energies in a, क्योंकि सेकेंड शेल में 2s और 2p दो सबशेल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2s में गया या 2p में गया। 2p में गया तो एक लाइन बनेगी कि 2p 2s से हाई एनर्जी पर है, और 2s में गया तो दूसरी लाइन बनेगी। तो ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन और छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो रही थी वो डिपेंड करता है आपके शेल में कितने सबशेल्स हैं। जितने सबशेल्स होंगे उसी हिसाब से आपकी लाइन क्या होती जाएगी, स्प्लिट होती जाएगी। तो ध्यान रखें, बोर्स मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेते कि बताओ स्टार्क इफेक्ट या ज़ीमान इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, क्यों एक लाइन और छोटी लाइंस में स्प्लिट हो रही है। वैसे मैं आपको बेसिक्स के अंदर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सबशेल्स वगैरह, और फिर मैं आपको दोबारा हल्का फुल्का आइडिया दूंगा यहाँ पर क्वांटम नंबर्स में, तब हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो ये आप जरूर 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 ध्यान रखें। और तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो एक्चुअली हमें आगे के पढ़ने के टॉपिक देगा कि बोर्स मॉडल is not in accordance with ये नाम तो आपने सुना होगा ना, डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोर्स मॉडल इन दोनों को फॉलो नहीं करता, दोनों ही वेल प्रूवन प्रिंसिपल है। तब हमें पढ़ने के लिए दो एक्स्ट्रा टॉपिक मिल गए। एक ये डी ब्रॉय कंसेप्ट, एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय, और हम लोग तो डी ब्रोगली बोलते हैं, इंडियंस हैं, ठीक है। इंडियन ला शातले को ली चेटलेर बोलते हैं, पढ़ोगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे, और डी ब्रॉय को हम लोग डी ब्रोगली बोलते हैं। खैर ये डी ब्रॉय कंसेप्ट है। तो डी ब्रॉय कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो आपके पास नए टॉपिक्स आ गए जिनको आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है। आपको फिर से बता दूं, ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे आगे चलकर 12th क्लास में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अभी आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट यानी डी ब्रॉय कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग को सीखना है मुझसे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि लाइट का डुअल नेचर होता है। वैसे हम वो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आप देखोगे अभी तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा, वहाँ पर क्या होता है, लाइट का वेव नेचर आपने पढ़ा। अभी आगे चलकर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो डी ब्रॉय ये कहता है कि जिस तरह से लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट कभी कभी वेव की तरह, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वैसे ही एक पार्टिकल का भी डुअल बिहेवियर होता है। एक पार्टिकल मोस्टली तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है,
लेकिन कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो मैटर के, किसके, मैटर के डुअल नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है, de Broglie कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है। तो डालें de Broglie कंसेप्ट। तो सबसे पहली चीज, ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द डुअल नेचर ऑफ मैटर। de Broglie कंसेप्ट मैटर के डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। कैसे, ध्यान से सुने। अकॉर्डिंग टू de Broglie, अब मैं de Broglie बोलूंगा, मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू, मैं नाम बोलना अच्छा था, de Broglie, जैसे मोगली था ना, मोगली हमारा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था, वैसे ही de Broglie। तो अकॉर्डिंग टू de Broglie, for a moving microscopic particle, ऐसे लिखो, its wave nature dominates and a wave can be assumed to be associated with, de Broglie ने कहा है, de Broglie ने कहा कि जब एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, वो पार्टिकल जिनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। अगर आपके पास एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन ही है, जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो de Broglie ने कहा कि इस मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर डोमिनेट करता है। ऑल्दो ये एक पार्टिकल है, ये मैटर है, लेकिन इसके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है। क्या एसोसिएटेड होती है, वेव। उसने बोला कि इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब देखो कुछ लोग इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चल रहा है, पर वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर कैसा है, वेव। तो उसका हम उसके साथ एक वेव अज्यूम कर सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की जगह अगर एक वेव चल रही होती तो वैसे चल रही होती, और उस हर वेव की अपनी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो हमने जस्ट इमेजिनरी रिप्लेस किया है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसी जगह वेव जा रही होती तो वो कैसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती। ठीक है, तो ये उसकी एसोसिएटेड वेव है, एसोसिएटेड वेव है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ से भी भूत गया, भूत भूत, तो आप भूत इमेजिन करो ना, कैसे गया होगा भूत, धुआं से उड़ता हो गया होगा, या लाइट से कुछ गई होगी, काला सा धुआं गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फ्रीजिंग से चीज गई होगी, है ना। तो बस वैसे ही इमेजिन करने वाली बात है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव से रिप्लेस कर रहे हैं अपने इमेजिनेशन में, क्योंकि उसका वेव नेचर डोमिनेट कर रहा है। वो कैसे प्रूव हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी ध्यान रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इनका वेव नेचर डोमिनेट करता है। दैट मीन्स उस टाइम पर ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमने उस इमेजिनरी वेव को यहाँ कंसिडर कर लिया है। इस वेव की वेवलेंथ लेट्स से लैम्डा है। ये जो मूविंग पार्टिकल था इसका मास, मान लो इसका मास m है, इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वेलोसिटी v है, स्पीड v है। तो देखो मैटर पार्टिकल जो है, मैटर पार्टिकल, यहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसका मोमेंटम p, जिसे आप m भी लिखते हो। और जो आपकी वेव है, वेव, तो वेव का तो आप जानते हो, पढ़ चुके हो चैप्टर पहले, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उसका होता है वेव। तो de Broglie ने क्या किया, de Broglie ने क्या किया, de Broglie associated the wavelength of the associated wave, associated वर्ड दो बार आ गया ना, इसको रिलेट कर लेते हैं। चलो, related
the wavelength of the associated wave with the momentum of moving particle as lambda is equals to h. क्या लिखा है इसमें? lambda is equals to h upon p, या p की जगह आप m भी लिख सकते हो, तो lambda is equals to बन गया h upon. तो ये बेसिक फॉर्मूला डी ब्रॉय ने दिया है, डी ब्रोगली ने दिया. तो कोई भी अगर आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग प्रोटॉन है, मूविंग न्यूट्रॉन है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसे हम उसकी डी ब्रॉय वेव बोलते हैं, और उस वेव की जो वेवलेंथ है उसे हम डी ब्रॉय वेवलेंथ या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल देते हैं. ध्यान देना, ये वेवलेंथ E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से बहुत डिफरेंट है. मैं पहले बता दूं, यहाँ पे कई लोग बाद में जाके इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो आप ही काम मत करना, ध्यान रखना. दिस डीबी वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ, is entirely different from E equal to hc upon lambda. ये EMR के लिए होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और ये एक मूविंग पार्टिकल के लिए. तो कभी भी आपसे एक मूविंग पार्टिकल, मैं बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप इसे कई लोग दोनों को बराबर कर देंगे. एक मूविंग पार्टिकल की जब वेवलेंथ पूछी गई है तो उसे उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है. लाइट जब आके गिर रही है, एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तब आप hc अपॉन लैम्डा लगाते हो. दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों को कृपया मिक्स ना करें. 11th क्लास के कई स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये काम आप बिल्कुल 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 ना करें. समझ गए मेरी बात को? चलिए दूसरी चीज, आप मैंने एक चीज लिखी थी, कहाँ गया? ये रहा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. क्यों भाई साहब, ये माइक्रोस्कोपिक है यानी छोटे पार्टिकल, तो बड़े पार्टिकल के ऊपर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? तो वो बताता हूँ आपको. दिस कंसेप्ट is not applicable for macroscopic particles, as the value of associated de Broglie wavelength, lambda लिख लिया, wavelength लिख लो, चलो पूरा, will be insignificant. ये क्या है, मैं आपको भी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, वैल्यू के एग्जांपल के थ्रू एक बार आप इसे बता दो. चलिए, तो आप देखें, बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स से क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, कि क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ of a proton moving with a speed of 6 into 10 to the power 5 meters per second. ठीक है, एक केस. दूसरा केस, कैलकुलेट the de Broglie wavelength of an elephant. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है. एलिफेंट का मास बताओ कितना लें? 10,000, 1,000 किलो लेते हो, चलो अभी तो 1000 kg. ठीक है, मूविंग विथ स्पीड. अब आप मुझे बताओ, क्या ये उस प्रोटॉन के बराबर की स्पीड से भाग सकता है? नहीं भाग सकता ना. इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसी कुछ होगी. तो इसकी स्पीड आप सोचो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. और कम हो गई, चलो 10 कर लेते हैं. मैक्सिमम इतने से भाग पाता है, शायद 20-30 मैक्सिमम स्पीड होती होगी, तो 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आप बताओ, आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाली, तो आप खुद समझ जाओगे कि क्यों एप्लीकेबल नहीं है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को करने के बाद.
कहते हैं यहाँ बात करते हैं तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच। देखो एच की वैल्यू गई 6.62 इंटू 10⁻34। यहाँ पे आपको सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना होगा। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट एच के लिए जूल में है तो बाकी सारी वैल्यूज भी आपको एसआई यूनिट में ही रखनी होगी, ठीक है। v वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 6 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकंड। इसे आप सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये मिलेगी मीटर्स में। चाहो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देखो, ये गया 6.62, ये गया 6 is 36, 3 96 and 3 99, 9.96, ठीक है, इंटू 10⁻, देखो 27 माइनस 5 कितना हो गया 22, 10⁻−22 ऊपर गया तो 10⁻−12 बच जाएगा ये। तो देखो अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो तो ये बन जाएगा 0.662 इंटू 10⁻−12 मीटर्स, या फिर आप इसे 0.662 पिकोमीटर बोल सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखो यहाँ हम बात करें लेमडा इज इक्वल्स टू एच। देखो एच की वैल्यू कितनी हो गई 6.62 इंटू 10⁻, इसका मास केजी में दिया हुआ है 1000 and 10⁻3। वेलोसिटी है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हो गया 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय आर, एक आर में 3600 सेकेंड। एक काम करो ना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वैल्यू को। इसकी स्पीड हम मान लो 36 किलोमीटर पर आवर ले, थोड़ी तेज कर देते हैं, हाथी को तेज भागा है। तो स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, इसे बदल दो आप मीटर्स पर सेकंड में, तो 36 किलोमीटर को बदल दो मीटर में, सेकंड में ये गया, ये बचेगा 10 मीटर्स पर सेकंड। अब आप देखो लेमडा कितना आ गया 6.62 इंटू 10⁻−30। इस वैल्यू और इस वैल्यू कंपेयर करो, कितनी छोटी है वैल्यू, ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, ये जो आपका डी ब्रॉय कंसेप्ट होता है, सब डी ब्रोगली कंसेप्ट भी बोल दो, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिन्हें आप आंखों से देख सकते हो उन पर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। कई बुक्स में शीट में आपको क्वेश्चन बॉल वाला मिल जाएगा, टेनिस बॉल वाला, ऑल्दो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है बट वहाँ उसके ऊपर लगा दिया है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी एक टेनिस बॉल के ऊपर भी डी ब्रॉय कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात तो डी ब्रॉय कंसेप्ट क्या हुआ, क्या होता है, अगर आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक छोटा पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, उस वेव की वेवलेंथ को आप उस मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम से रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से। अब मोमेंटम को लिखने के कई तरीके होते हैं, इसी एक फॉर्मूले की आपके सामने अलग अलग फॉर्म्स बने। तो देखो पहला लैम्डा इज इक्वल टू आपने देख लिया है एच अपॉन पी है, या फिर आप इसे एच अपॉन एम वी बोल सकते हैं। चलिए आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में आपने इतना पढ़ ही लिया है। आप देखो इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करो, m इंटू वी बन गया, तो ये बन जाएगा एम वी होल स्क्वायर अपॉन 2m। एम वी मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। देखो यहाँ से मोमेंटम p की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट ओवर 2m के, क्या बनेगी 2m के। तो आप जैसे वैल्यू रखोगे, बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, h अपॉन p, या फिर आप इसे h अपॉन रूट 2m के लिख सकते हैं। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देता है और आपको उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, एन अल्फा पार्टिकल and proton have their kinetic energies in the ratio of 1:4. Calculate the ratio of their de Broglie
एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन की डिब्रॉय वेवलेंथ जो है वो 1:4 के रेशियो में है। आपको उनकी डिब्रॉय वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी है और डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। अब आप देखो ये रहा फॉर्मूला, आपको साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन। तो देखो ये बनेगा डायरेक्ट इनवर्स दिख रहा है, आपको इनवर्स रिलेशन है, इसको उल्टा करके लिख दो। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तो आप सभी जानते हो He2+ है और प्रोटॉन को भी आप जानते हो H+ है। तो प्रोटॉन का मास होता है 1 mu और अल्फा हीलियम का मास होता है 4 mu। ये तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, मास ऑफ अल्फा जो है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो सही है। काइनेटिक एनर्जी रेशियो इसका दिया हुआ है अल्फा टू प्रोटॉन, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो दिया हुआ है 1/4। ठीक है, उल्टा कर दो, आपको चाहिए प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो के ऑफ प्रोटॉन जो है वो अल्फा पार्टिकल के का 4 टाइम्स है। रख दो वैल्यूज, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, देखो क्या बन गया, मास ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू या mp लिख लो उसको, इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सॉरी प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल का मास बन गया 4 टाइम्स ऑफ mp इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ध्यान से देखो mp से mp गया, ये रेशियो 4 है, 4 से 4 गया, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों की जो डिब्रॉय वेवलेंथ है वो क्या है, ये रेशियो कुछ और होता, आंसर आपके पास कुछ और है। समझ पा रहे हैं? तो यही जो आपका लैम्डा इक्वल टू H/P था, इसे आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, √2mk, लैम्डा इक्वल टू H/√2mk, और यहाँ से भी आप दो अलग अलग पार्टिकल्स की वेवलेंथ को रिलेट कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक और चीज, अब जहाँ काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो यहाँ लगेगी थोड़ी सी फिजिक्स। 11th क्लास में अभी तक आपने इतना पढ़ा हुआ नहीं होता है, मुझे आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखें, फिर आप आगे पढ़ लोगे चीज़ों को। अगर आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इफ अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल V। अगर आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q और ये रेस्ट पर है, और अचानक से आपने इस चार्ज पार्टिकल पर एक वोल्टेज V अप्लाई कर दिया। देखो, एक चार्ज पार्टिकल को आप धक्का मारकर मूव नहीं करा सकते, चार्ज पार्टिकल को चलाना है या रोकना है, मूव करवाना है या रोकना है, दोनों ही केसेस में आपको एक वोल्टेज लगाना पड़ता है। उस वोल्टेज से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, भागेगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पर चार्ज पार्टिकल इधर लिखा हुआ है ना, इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल V। तो ध्यान रखना, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो Q इंटू V, ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा। अब जैसे ही आपने देखा, अब आप देखो, अगर आप लैम्डा का फॉर्मूला देखो, आपने भी देखा था, वो था H/√2mk था। तो यहाँ से आप लैम्डा के लिए निकालो H/√k की जगह लिख दो Q इंटू V, तो आपका फॉर्मूला बन गया √2qV। पहली बात, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, आपने उस पर वोल्टेज V लगाया है, यहाँ पे V वेलोसिटी, ध्यान रखना V इज वोल्टेज अप्लाइड, उस अप्लाइड वोल्टेज से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उसके लिए आप यहाँ रख दो, यहाँ से भी आप डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू H/√2qVm से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग वोल्टेज V, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, तो देखो आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है 1.6 × 10⁻⁹, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10⁻31 kg, और H के लिए पता है
सारी वैल्यू जब आप रखते हो, तो मैं से लैम्डा ई लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला आता है, √150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसे 12.27 √150 की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाकी किसी पर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आपने उसको V वोल्टेज लगाकर एक्सेलरेट किया है, तो उसकी जो डे ब्रॉय वेवलेंथ होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग √150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसे 12.27 अपॉन √3 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। आई बात समझ में, कर सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखो, मैं इसकी सारी फॉर्म्स को एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। एक लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, H अपॉन पी, या फिर क्या बन जाएगा H अपॉन एम वी, या फिर आप इसे लिख सकते हो H अपॉन √2m के, या फिर के की जगह आप लिख सकते हो √2qv। और इस तरह से आप यहाँ वैल्यूज करेंगे। आई बात समझ में? चलिए कॉपी करें, फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए भाई, तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना आ गया एक मूविंग पार्टिकल की अलग अलग फॉर्म्स में। एक क्वेश्चन और आपके लिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट एन इलेक्ट्रॉन पास टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम। 500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होने के लिए इलेक्ट्रॉन को किस वोल्टेज से पास होना चाहिए? तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए आपने फॉर्मूला देखा है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, √150 अपॉन पी एंगस्ट्रॉम। तो देखो लैम्डा चाहिए आपको 500 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू है √150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो या तो आप सॉल्व कर लो वैसे ही है ना। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, स्क्वायर करो, ये बन गया 2500 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन, देखो बी की वैल्यू आ गई 150 अपॉन 2500। अब सॉल्व मत करो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, मेरे पता है 25 4 100 होता है। तो देखो 25 4 100 बन गया, 100 इंटू 100, और ऊपर बन गया 600, तो 100 से 100 गया, आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻²। इतना वोल्ट का अगर आप वोल्टेज लगा दोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसकी वेवलेंथ आपको 500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा दूंगा, तो आप क्या करोगे, तो शीट के अंदर डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कौन से क्वेश्चन हैं, बट उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ ये आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर ही, यहाँ पर दिस डी ब्रॉय कंसेप्ट is experimentally proven by Davison Germer experiment। ठीक है, डी ब्रॉय कंसेप्ट है वो आपने अप्लाई किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। क्या है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट? देखें आप फिजिक्स में आगे चलकर पढ़ोगे। एक्सपेरिमेंट का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर आपने सुना हो तो। इसमें क्या होता है, आप लाइट को इस स्लिट के थ्रू पास करते हो। लाइट की एक प्रॉपर्टी हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो कॉर्नर्स पे से बेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक स्क्रीन लगाते हैं, फोटोग्राफिक स्क्रीन, और वहाँ पर इसकी इमेज लेते हैं। अगर जब आप यहाँ से लाइट को पास करते हो, लाइट को, तो यहाँ पर आपको ऐसी सर्कुलर रिंग्स, यानी सर्कुलर रिंग्स मिलती हैं। इन रिंग्स को हम फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस बोलते हैं। ऐसी फ्रिंजेस कब मिलती है? आप लाइट को पास करते हो। सो इस सेम एक्सपेरिमेंट, इन द सेम एक्सपेरिमेंट when an electron beam is passed, when an electron beam is passed, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया, then similar fringes were obtained as a light wave.
which proves that electron beam behaves as light। तो यहां से प्रूव हुआ कि डी ब्रोगली ने जो कंसेप्ट कहा है, जो उसने बताया है कि एक मैटर पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास कर रहे हो तो लाइट की तरह ही सेम आपको फ्रिंजेस मिल रही है। तो याद रखना, यहाँ से प्रूव हुआ था डी ब्रॉय कंसेप्ट या फिर डी ब्रोगली कंसेप्ट। और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज मैंने आपको चीज़ सिखाई, मैं बताता हूँ कौन सी क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो। एक सेकेंड लें। चलिए, तो एक्सरसाइज 1 में आप अब 43 तक सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 से 59 ये आप सारे कंप्लीट कर सकते हैं। 53 में आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, तो आप अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो गैसियस स्टेट पढ़ने के बाद आप कर पाओगे। तो 53 छोड़ देना, बाकी 52 से 59 आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा इसका एसोसिएशन विद बोर्स मॉडल। ठीक है, हाँ, इसको बोर्स मॉडल के साथ एसोसिएट करते उससे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।